हिंदू मुसलमान करते हैं। नोटबंदी, इकोनॉमी में 3% मुसलमान है हिंदुस्तान में, 97% तो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। अगर आपने नोटबंदी से पूरा बिजनेस बर्बाद और तबाह किया, तबाह कौन हो रहा है? गैर मुस्लिम बेचारा तबाह हो रहा है। और उसका नतीजा देख लीजिए, बनारस प्रधानमंत्री जी की अपनी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, स्टैब्लिश बिजनेसमैन अपने पढ़े लिखे बच्चों को पहले मारता है, फिर बीवी को मारता है, फिर गोली मार लेता है। और ये एक किस्सा नहीं है, सीए पे सवाल उठ रहा है, वो सवाल कोई मुसलमानों का सवाल नहीं है। एनपीआर और एनआरएससी का ये सवाल कोई मुसलमानों का सवाल नहीं है। इसमें पिसेगा गरीब, किसान, मजदूर, वो तमाम लोग जिनके यहां बाढ़ें आती हैं हर साल, वो अमीर हो या गरीब हो, उसके डॉक्यूमेंट्स बह जाते हैं। वो कहां से डॉक्यूमेंट ला करके देंगे? आप छोड़ दीजिए, दिल्ली की विधानसभा का मुख्यमंत्री से लेकर के जो कैबिनेट है इस वक्त, किसी के पास कागज नहीं दिखलाने के लिए। 70 लोगों की विधानसभा में पक्ष विपक्ष मिला करके 9 लोग कागज दिखलाने की पोजीशन में। आप लोग कहते हैं कि साहब बेरोजगारी है, महंगाई है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, देश डूब रहा है, इकोनॉमी डूब रही है, लोग बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद में अरबोंपति लोग भारत छोड़ चुके हैं। आप लोग इस मुद्दे पर सड़क पे क्यों नहीं उतरते? आपने दिल्ली के चुनाव में देखा होगा, संजीदा लोग, इनके बड़े पदों पे बैठे हुए मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर के बड़े बड़े लोग, अच्छे पॉलिटिशियन घराने के मुख्यमंत्री का लड़का, होड़ किस बात की लगी हुई है? कौन कितना ज्यादा गाली बक सकता है, कौन कितना ज्यादा नफरत के नारे दे सकता है, और वो सब के सब किसी को वाई सिक्योरिटी मिल जाती है। तो सबको ये उम्मीद है कि ये गालियां बक करके वो सरकार में बड़े पदों पर बैठ जाएंगे। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट आपके, अक्सर पार्लियामेंटेरियन आपके खिलाफ हैं, यूएस के पार्लियामेंटेरियंस आपके खिलाफ हैं, करंट जो प्रेसिडेंट की दौड़ में आने वाले हैं वो आपके खिलाफ हैं। दुनिया में आप कैसे अपनी इकोनॉमी ले जाएंगे? दुनिया को कैसे आप बताएंगे कि आप उसी भारत के हैं जिस भारत को स्वामी विवेकानंद और मौलाना आजाद रिप्रेजेंट करते थे? हमारे यहां होड़ किस बात की होती थी कि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसका सीईओ ज्यादातर हिंदुस्तानी होता था। और हमारी लड़ाई क्या थी कि हम किस तरीके से चाइना को, यूरोप को, जापान को और अमेरिका को पछाड़ करके भारत पूरे विश्व का सुपर पावर बन सके। और वो बनने की पूरी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान पूरी दुनिया के बड़े कॉरपोरेट घरानों को चला रहा है। आज बदकिस्मती से क्या हो रहा है कि वो मुल्क के नौजवान जो कल अमेरिका को पछाड़ने के लिए परेशान थे, कार्यरत थे, मेहनत कर रहे थे, उसके सामने हमने मुद्दा ला के क्या खड़ा कर दिया है? हमारा बेंचमार्क अब अमेरिका नहीं रह गया, हमारा बेंचमार्क अब जापान नहीं रह गया, हमारा बेंचमार्क घटा करके पाकिस्तान बना दिया गया है। एक फेल्ड कंट्री, एक ऐसी कंट्री जिसने एक गलत रास्ता आज़ादी के बाद चुना और पूरी तरीके से फेल्ड होती चली गई। बदकिस्मती से आज हमारे सामने, हमारे नौजवानों के सामने पाकिस्तान मुद्दा बना दिया गया। सारी गोदी मीडिया के चैनल देखिए तो पाकिस्तान कितना परेशान है, पाकिस्तान कितना गरीब है, पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम है, ये दिखला रहे। अरे हिंदुस्तान का पाकिस्तान से क्या कंपेयर हो सकता है? 70 साल पहले हम बराबर रहे होंगे। 70 साल में वो एक फेल्ड कंट्री है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री है, पॉलिटिकली कंप्लीटली फेल्ड है, और उसके बरक्स हिंदुस्तान पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला मुल्क बन चुका था। चंद कदम बाकी था कि हम पूरी दुनिया के सुपर पावर बन सकते थे। ईरान आपका दोस्त था, आज आपको नसीहत दे रहा है कि पूरी दुनिया में आपको अलग थलग कर देगा। खाड़ी के देश आपके दोस्त थे, आज खाड़ी के देश आपके खिलाफ, मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो ऐसी की बैठक विद इन अ डे बुला ली जाए, आपके खिलाफ बुला ली जाती है, आपको नसीहत दी जाती है। आप क्या करेंगे? खाड़ी के देश आपके साथ नहीं खड़े होंगे। नेपाल आपको मीडिएशन की नसीहत दे रहा है जिसका कोई वजूद नहीं दुनिया के नक्शे पे। श्रीलंका आपके खिलाफ हो जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान से हमारा एनिमी कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। अफगानिस्तान के सामने अमेरिका सरेंडर कर चुका है। आप जाएंगे कहाँ? आज प्रधानमंत्री जी अपने रिश्ते बनाने के चक्कर में 1 लाख करोड़ के आसपास रशिया को दे के चले आते हैं। 64,000 करोड़ का एक सौदा बेमानी कर दिया जाता है अमेरिका के हाथ में ट्रम्प जी को खुश करने के लिए। लगभग लाख सवा लाख का सौदा पाइपलाइन में 30 ड्रोन लेने की बात चल रही है, जिसमें नेवी को छोड़ के बाकी लोगों को ड्रोन की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो रहा है? पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को प्रेशर में ले लिया है। ज़रूरत इस बात की कि हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। हमको एड्रेस करना चाहिए कि भाई ईरान हमसे क्यों खफा हो रहा है, अमेरिका हमसे क्यों खफा हो रहा है, नेपाल हमसे क्यों हमें आंख दिखला रहा है, हमारे मुल्क के अंदर मुसलमान, दलित, नौजवान क्यों पीड़ित है। मुझे लगता है कि ज़िद का रास्ता प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को और भारत की इस मौजूदा सरकार को छोड़ करके एक बड़े दिल के साथ सबके प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें हल निकालने की कोशिश करना चाहिए।
करीब 21,37,000 करोड़ रुपए कैश छप करके रखे हुए हैं। यानी कि आपने बजाय 8 लाख करोड़ घटाने के 7 लाख करोड़ बढ़ा दिया आपने ला करके। और जब हमारे पास 14-16 लाख करोड़ था तो सबके जेब में पैसा था, एटीएम में पैसा था, तिजोरियों में था, माओं के बटुओं में था, बीवियों के बटुओं में पैसा था। आज जब आपने 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ा के छापा है तो बटुए खाली पड़े हुए, जेब खाली पड़े हुए, पर्स खाली पड़ा हुआ है, एटीएम खाली पड़ा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है सारा पैसा गया कहां? इसका मतलब करप्शन जो अगर थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में था तो इस पीरियड में बेइंतहा बढ़ गया। वो सूटकेसेस जिसमें 2 करोड़ रुपए आते थे 5 करोड़ आने लगे। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। हमारे साथ बातचीत के लिए एमी ओल्ड बॉयज़ के प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता तारिक सिद्दीकी मौजूद हैं। तारिक साहब, मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, एक तरफ गृह मंत्री कह रहे थे कि हम NPR हो या CAA हो या NRC हो, 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार ने पहले क्लियर किया कि वो NRC नहीं लाएगी। अब गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया कि वो NPR नहीं लाएंगे। लेकिन जो लोगों की डिमांड है इस वक्त, वो कह रहे हैं लिख करके दो, यानी नोटिफिकेशन जारी करो, गजट लेकर के आओ, कानून लेकर के आओ, तभी हम पीछे हटेंगे। देखिए, जनता की जो डिमांड है वो यूं जायज़ है क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है इसको करीब 5.5 पौने 6 साल से अब हम लोग देख रहे हैं। सब इनका किया हुआ सामने है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने जनता के सामने एक पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारने वाला इंस्ट्रूमेंट बताया और वो धराशायी हो गया, फेल हो गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पे इवन प्रधानमंत्री जी एक ही मुद्दे पे कुछ और कहते हैं, गृह मंत्री जी कुछ और कहते हैं। तो ऐसी सरकार में जहां 2 बड़े ओहदे एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसमें जनता को सरकार को शक के दायरे में लाना जायज़ है और जनता बिल्कुल सही डिमांड कर रही है। आज आपने पटल पे कोई बात रखी है और उसको आप लिख करके नहीं देते हैं, कल आप बदल सकते हैं, मुकर सकते हैं, फिर सकते हैं और कह के निकल सकते हैं कि ये तो जुमला था जो हमने पार्लियामेंट में कहा। क्योंकि ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले एक नैरेटिव हिंदुस्तान में बिल्डअप किया कि गैर भाजपाई सरकारों ने 60-70 साल में आया कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया और हम आकर के बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। और उन बदलाव में जो वादे किए थे, चाहे वो 15 लाख रुपए हर गरीब के घर में जाना, चाहे वो बाहर के ममालिक में हिंदुस्तान के जो ब्लैक मनी थे वो सारा का सारा ले करके आना, चाहे वो 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देना, और बहुत सारे वादे थे। तो ठीक है, ये माना जाता है कि आपने जब सरकारें नहीं चलाई हैं और आपने वादे कर दिए, हालांकि ये तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इनको तो अंदाज़ा था कि वादा करके निभाना भी होगा, कैसे निभाएंगे। तो ये मैं मान सकता हूँ कि आप उसका 70%, 80%, 90% अचीवमेंट आपके वादों का हो, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि आप ज़ीरो। भाई, आप 15 लाख की जगह 1.5 लाख दे देते, 15,000 रुपए दे देते। आप ब्लैक मनी मान लीजिए अरबों खरबों में थी, मान लीजिए बहुत सारे, आप 10-20 लोगों के लेकर के आ जाते, कुछ भी नहीं हुआ, ज़ीरो। तो मुझे क्या लगता है कि सरकार ने जो चुनावी वादे 2014 से पहले करा, 5 साल में पूरी तरीके से विफल हुई। उसके पास 2019 में कोई मुद्दा नहीं था, तो उसने घूम फिर करके अपना जो डॉक्टरेट किया हुआ मुद्दा है आरएसएस का, बीजेपी का या भाजपा के लोगों का, वो है सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस। तो मुझे लगता है कि सेकंड राउंड उन्होंने फिर से वर्गलाने में कामयाब हो गए। देखिए सारे साहब, मैं रोकूंगा आपको। हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस हिंदू की जो लड़ाई थी, मैंने दिल्ली में देखा है दंगों के दौरान जिस तरह से लोग बीजेपी के नेताओं को कोस रहे थे, हिंदू फैमिलीज। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग हिंदू मुस्लिम में भी सफल हो पा रहे हैं जो लोग हिंदू मुस्लिम कराना चाहते थे। देखिए, ये एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, ये वो गुलदस्ता है जिसमें हर तरीके के फूल खिलते रहे हैं, खिल रहे हैं और इंशाल्लाह खिलते रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तानी अवाम के बीच में कोई हिंदू मुस्लिम का तनाव है। ये जो सरकार है, ये जब वो विफल हुई सारे विकास के सारे मुद्दों पे, तो इसको आसान था इसके लिए कि अपना हिंदू मुस्लिम पे भटकाना, तो ये मुल्क को भटकाने की तरफ ले जा रहे हैं। आज जो CAA पे सवाल उठ रहा है, वो सवाल कोई मुसलमानों का सवाल नहीं है। NPR और NRSC का ये सवाल कोई मुसलमानों का सवाल नहीं है। इसमें पिसेगा गरीब, किसान, मजदूर,
वो तमाम लोग जिनके यहाँ बाढ़ें आती हैं हर साल, वो अमीर हो या गरीब हो, उसके डॉक्यूमेंट्स बह जाते हैं। वो कहां से डॉक्यूमेंट ला करके देंगे? आप छोड़ दीजिए, दिल्ली की विधानसभा का मुख्यमंत्री से लेकर के जो कैबिनेट है इस वक्त, किसी के पास कागज नहीं दिखलाने के लिए। 70 लोगों की विधानसभा में पक्ष विपक्ष मिला करके 9 लोग कागज दिखलाने की पोजीशन में। तो जहां कानून साजी करने वाले लोग 9 दिखलाएंगे 70 में से, यानी तकरीबन 14-15% है, तो आप ये मानते हैं कि 130 करोड़ की जो आम जनता उसमें तो 5% भी नहीं मिलने वाला पेपर। तो क्या 95% जनता को आप ला करके यूं ही खड़ा करेंगे? ये इनको भी मालूम है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसाम का इतना बड़ा फेल्योर है। लेकिन जो मुद्दा आप लोग उठाते हैं, आप लोग कहते हैं कि साहब बेरोजगारी है, महंगाई है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, देश डूब रहा है, इकोनॉमी डूब रही है, लोग बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद में अरबोंपति लोग भारत छोड़ चुके हैं। आप लोग इस मुद्दे पर सड़क पे क्यों नहीं उतरते? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि आप इस सरकार में महारत कह लीजिए कि एक मुद्दा इससे पहले कि आपको टाइम लगता है ना, आप अपोजिशन में जब तक आप सड़क उतरने की कोशिश करते हैं, दूसरा बड़ा मुद्दा तो अच्छाइयों की बड़ी लाइन खींचने की बात मैंने सुनी थी कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, आप बड़े बन जाएंगे। यहां होड़ लगी हुई है बुराइयों की बड़ी लाइन खींचने की। आपने दिल्ली के चुनाव में देखा होगा, संजीदा लोग, इनके बड़े पदों पर बैठे हुए मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर के बड़े बड़े लोग, अच्छे पॉलिटिशियन घराने के मुख्यमंत्री का लड़का, होड़ किस बात की लगी हुई है? कौन कितना ज्यादा गाली बक सकता है, कौन कितना ज्यादा नफरत के नारे दे सकता है, और वो सब के सब किसी को वाई सिक्योरिटी मिल जाती है। तो सबको ये उम्मीद है कि ये गालियां बक करके वो सरकार में बड़े पदों पे बैठ जाएंगे। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का अनफॉर्चुनेट पार्ट है। काला दौर चल रहा है कि जहां कानून साजी करने वाले लोग, जहां आवाम का मुस्तकबिल संवारने वाले लोगों में मेरिट इस बात की है कि कौन कितना ज़्यादा बुरे अल्फाज में। सर, जब आप वसुधैव कुटुंब का नारा देते हैं तो पूरी दुनिया को जब एक कुंभा आप बताते हैं, तो क्या दुनिया आपकी तरफ नहीं देख रही है? जिस तरह से इमेज धूमिल हो रही है, पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है, यूरोपियन यूनियन आपके खिलाफ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट आपके अक्सर पार्लियामेंटेरियन आपके खिलाफ हैं, यूएस के पार्लियामेंटेरियंस आपके खिलाफ हैं, करंट जो प्रेसिडेंट की दौड़ में आने वाले हैं वो आपके खिलाफ हैं। दुनिया में आप कैसे अपनी इकोनॉमी ले जाएंगे? दुनिया को कैसे आप बताएंगे कि आप उसी भारत के हैं जिस भारत को स्वामी विवेकानंद और मौलाना आज़ाद रिप्रेजेंट करते थे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। बड़ा अफसोस है इस बात पे। आज से 10 साल पहले का भारत अगर मैं देख लूं तो हमारे यहाँ होड़ किस बात की होती थी कि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसका सीईओ ज्यादातर हिंदुस्तानी होता था। और हमारी लड़ाई क्या थी कि हम किस तरीके से चाइना को, यूरोप को, जापान को और अमेरिका को पछाड़ करके भारत पूरे विश्व का सुपर पावर बन सके। और वो बनने की पूरी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, क्योंकि हमारा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान पूरी दुनिया के बड़े कॉरपोरेट घरानों को चला रहा है। आज बदकिस्मती से क्या हो रहा है कि वो मुल्क के नौजवान जो कल अमेरिका को पछाड़ने के लिए परेशान थे, कार्यरत थे, मेहनत कर रहे थे, उसके सामने हमने मुद्दा ला के क्या खड़ा कर दिया है? हमारा बेंचमार्क अब अमेरिका नहीं रह गया, हमारा बेंचमार्क अब जापान नहीं रह गया, हमारा बेंचमार्क घटा करके पाकिस्तान बना दिया गया है। एक फेल्ड कंट्री, एक ऐसी कंट्री जिसने एक गलत रास्ता आज़ादी के बाद चुना और पूरी तरीके से फेल्ड होती चली गई। बदकिस्मती से आज हमारे सामने, हमारे नौजवानों के सामने पाकिस्तान मुद्दा बना दिया गया। सारी गोदी मीडिया के चैनल देखिए तो पाकिस्तान कितना परेशान है, पाकिस्तान कितना गरीब है, पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम है, ये दिखला रहे। अरे हिंदुस्तान का पाकिस्तान से क्या कंपेयर हो सकता है? 70 साल पहले हम बराबर रहे होंगे। 70 साल में वो एक फेल्ड कंट्री है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री है, पॉलिटिकली कंप्लीटली फेल्ड है, और उसके बरक्स हिंदुस्तान पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला मुल्क बन चुका था। चंद कदम बाकी था कि हम पूरी दुनिया के सुपर पावर बन सकते थे। हमारा तो पूरा का पूरा गेम ही खराब हो गया। मेरा आखिरी सवाल तारिक साहब, ईरान आपका दोस्त था, आज आपको नसीहत दे रहा है कि पूरी दुनिया में आपको अलग थलग कर देगा। खाड़ी के देश आपके दोस्त थे, आज खाड़ी के देश आपके खिलाफ, मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो ऐसी की बैठक विद इन अ डे बुला ली जाए, आपके खिलाफ बुला ली जाती है, आपको नसीहत दी जाती है। आप क्या करेंगे? खाड़ी के देश आपके साथ नहीं खड़े होंगे। नेपाल आपको मीडिएशन की नसीहत दे रहा है जिसका कोई वजूद नहीं दुनिया के नक्शे पे। श्रीलंका आपके खिलाफ हो जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान से हमारा एनिमी कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। अफगानिस्तान के सामने अमेरिका सरेंडर कर चुका है। आप जाएंगे कहाँ?
बुरे दौर से मुल्क गुजर रहा है। आज हम बड़े मुल्कों को देख रहे हैं कि हमको हर तरफ से घेर करके और वो अपने फ़ायदे का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी अपने रिश्ते बनाने के चक्कर में 1 लाख करोड़ के आसपास रशिया को दे के चले आते हैं। 64,000 करोड़ का एक सौदा बेमानी कर दिया जाता है अमेरिका के हाथ में ट्रम्प जी को खुश करने के लिए। लगभग लाख सवा लाख का सौदा पाइपलाइन में 30 ड्रोन लेने की बात चल रही है, जिसमें नेवी को छोड़ के बाकी लोगों को ड्रोन की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को प्रेशर में ले लिया है। ज़रूरत इस बात की कि हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। हमको एड्रेस करना चाहिए कि भाई ईरान हमसे क्यों खफा हो रहा है, अमेरिका हमसे क्यों खफा हो रहा है, नेपाल हमसे क्यों हमें आंख दिखला रहा है, हमारे मुल्क के अंदर मुसलमान, दलित, नौजवान क्यों पीड़ित है। मुझे लगता है कि ज़िद का रास्ता प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को और भारत की इस मौजूदा सरकार को छोड़ करके एक बड़े दिल के साथ सबके प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का नोटबंदी पे जो एक बड़ा वादा था कि हम ये नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि 3-4 बड़े मुद्दों को, आतंकवाद को ख़त्म करना, ब्लैक मनी को ख़त्म करना, ये बड़े मुद्दे लेकर के आए थे। और ऐसा वादा किया था कि अगर 50 दिन जनता से मांगा था कि 50 दिन के बाद भारत का पूरा भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा और रिवाइवल हो जाएगा। हुआ सारा का सारा इसके बरक्स। इसलिए बरक्स हुआ कि आज जब 14 से 16 लाख करोड़ की नोटें यहाँ पे थी तो हमारा ये अनुमान था कि 4 लाख करोड़ रुपए इसमें ब्लैक है, 4 लाख करोड़ रुपए सरप्लस कैश है जिसकी जरूरत नहीं है। पहले तो उन्होंने कैशलेस इकोनॉमी की बात करी, फिर समझ में आया कि प्रैक्टिकल नहीं है तो लेस कैश इकोनॉमी की बात करते हुए एक हमको इशारा दिया कि 6 लाख करोड़ रुपए सफिशिएंट है। अरुण जेटली जी मरहूम ने बताया कि सफिशिएंट है इस मुल्क को चलाने के लिए। आज की हकीकत क्या है, 6 लाख छोड़ दीजिए, 10 लाख छोड़ दीजिए, 14 लाख, आज हमको जो पता है वो करीब 21,37,000 करोड़ रुपए कैश छप करके रखे हुए हैं। यानी कि आपने बजाय 8 लाख करोड़ घटाने के 7 लाख करोड़ बढ़ा दिया आपने ला करके। और जब हमारे पास 14-16 लाख करोड़ था तो सबके जेब में पैसा था, एटीएम में पैसा था, तिजोरियों में था, माओ के बटुओं में था, बीवियों के बटुओं में पैसा था। आज जब आपने 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ा के छापा है तो बटुए खाली पड़े हुए, जेब खाली पड़े हुए, पर्स खाली पड़ा हुआ है, एटीएम खाली पड़ा हुआ है। तो सवाल यह पैदा होता है सारा पैसा गया कहां। इसका मतलब करप्शन जो अगर थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में था तो इस पीरियड में बेइंतहा बढ़ गया। वो सूटकेसेस जिसमें 2 करोड़ रुपए आते थे 5 करोड़ आने लगे, नंबर ऑफ सूटकेस नहीं घटे। और सूटकेस में क्योंकि नोट पतली छोटी हो गई और 1,000 की जगह 2,000 की हो गई तो ज्यादा पैसे आने लगे हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है। इस वजह से आज जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री जी पे, गृह मंत्री जी पे और भारत की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे अगर गिरा है तो यूं ही नहीं गिर गया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब आप कोई चीज लेकर के आते हैं और ये बताते हैं ये पूरा का पूरा गेम चेंजर है, जैसे नोटबंदी था, जीएसटी था, और वो गेम चेंजर तो छोड़िए पूरी तरीके से धाराशायी हो जाता है। ना आतंकवाद में कमी आई, ना ब्लैक मार्केटिंग में कमी आई, ना करप्शन में कमी आई। तराही जरूर मच गई है, तराही मची हुई है, इकोनॉमी रुकी हुई है, कुछ मूव नहीं कर रहा है। नौकरियां 2 करोड़ देने के बजाय आज ये हाल है। छोटे छोटे बिजनेस में अगर कहीं 10 लोग थे तो वो 4 निकाल दे रहा है, 5 निकाल, उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा है। व्यापार, शेयर बाजार धराशाही, बैंक बंद हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं साहब इस वक्त करें क्या, मुल्क को बचाएं, बैंक बचाएं, खाता बचाएं, जान बचाएं, तो नागरिकता बचाएं। मतलब 2013 से पहले आप कह रहे थे कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आज भारत के रहने वालों का हाल यह है कि गड्ढे और खाई में से चुने क्या, गड्ढा चुने या खाई चुने, ये बचाएं या वो बचाएं। पूरे के पूरे मुल्क को बिल्कुल टेंशन में डाल रखा है। आने वाले दिन में अगर ये फौरन समस्याएं एड्रेस नहीं करी गई, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भारत में तेजी से बढ़ेंगी। आप देखिए हिंदू मुसलमान करते हैं नोटबंदी, इकोनॉमी में 3% मुसलमान है हिंदुस्तान में, 97% तो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। अगर आपने नोटबंदी से पूरा बिजनेस बर्बाद और तबाह किया, तबाह कौन हो रहा है, गैर मुस्लिम बेचारा तबाह हो रहा है। और उसका नतीजा देख लीजिए, बनारस प्रधानमंत्री जी की अपनी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, स्टैब्लिश बिजनेसमैन अपने पढ़े लिखे बच्चों को पहले मारता है, फिर बीवी को मारता है, फिर गोली मार लेता है। और ये एक किस्सा नहीं है, रोजाना अखबारों में छप रहा है। हाई टाइम है कि इनको इन मुगालतों से बाहर निकल करके एड्रेस करना चाहिए। व्यापारी वर्ग, बिजनेस वर्ग बिल्कुल
बिल्कुल तिराही पे उसकी मजबूरी यह है कि उसने वोट देकर के सरकार को चुना है, ना वो निगल पा रहा है ना वो उगल पा रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई रो रहा है, सिसक रहा है, परेशान है, अपना दर्द भी नहीं बता पा रहा है, तो हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग है, नीड टू बी एड्रेस, इमीडिएट एड्रेस करना चाहिए। अहम सवाल तो ये है कि जिन लोगों ने सरकार को चुना था, अब उनके वोटर आई कार्ड ही डिवैलिड हो जाएंगे तो करेगा क्या बेचारा वो आई कार्ड के रोला तो बाद में रोएगा, वो तो जिंदा रहने के कगार पे नहीं है भाई। मैं आपको बता तो रहा हूं, मुस्लिम्स में तो फिर भी ज़कात और सदक़ात के कंसेप्ट हैं। थोड़े लोग गरीब अमीर एक दूसरे में पैसा बांट लेते हैं। हम तो परेशान हैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों का, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, वो बिजनेस में ताल्लुकात हैं लोगों से, मैं उनसे बात करता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन है उनमें उनकी। हम लोग तो एक्सप्रेस भी कर लेते हैं क्योंकि हमने तो वोट नहीं दिया भैया, तो हम एक्सप्रेस कर लेंगे। उनकी मजबूरी, उन्होंने वोट भी दिया है, मोदी जी को भगवान माना था, अब वो उसके खिलाफ भी बात नहीं कर सकते। और हद ये है कि मरने के कगार पे बिजनेस चौपट समझ में नहीं उनका आ रहा। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उस वर्ग को है इस वक्त। शुक्रिया।